हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवनीत है और आज मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स का जो सेशन है वो लेके आया हूं। यानी कि आज हम न्यूमेरिकल के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल का पार्ट 1 किया था, यानी कि लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड की हो, लास्ट सेशन आपने अगर देखा हो, तो उस सेशन में हमने उन न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात किया था, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था जो बीते कुछ सालों में प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। और आज भी, क्योंकि मैंने उस क्लास में कहा था कि वो क्लास खत्म नहीं हुई है, उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, तो आज भी बच्चों जो हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स, वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। मैंने पिछली क्लास में कहा भी था कि आप सभी लोग उसकी प्रैक्टिस करके जरूर आए, आप फॉर्मूला देख के आए, ताकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग प्रैक्टिस करके आए होंगे, आपने न्यूमेरिकल के फॉर्मूला को देखा होगा, याद किया होगा, और आज मेरे साथ इस क्लास में बैठ के अपने आप जो न्यूमेरिकल में सामने रखूं, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, उसको सॉल्व कीजिए और चेक करिए कि जो आंसर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो आंसर मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो आंसर सही है, क्या आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो सही है कि नहीं है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो बच्चों, आज है 17 फरवरी 2023, जो आज की डेट है, और आज की डेट में हम पहुंच चुके हैं सेशन 10 पे, यानी कि 10th सेशन है आज हमारा इस प्रोजेक्ट लक्ष्य के अंडर इकोनॉमिक्स का। स्टार्टिंग के कुछ सेशंस सुरभि मैम ने लिए थे, उसके बाद फिर मुझे मौका मिला आप लोगों से रूबरू होने का, आपसे बातचीत करने का, आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताने का, क्वेश्चन डिस्कस करने का। तो ये हमारा 10th सेशन है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, कैसे सॉल्व करें इसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर किसी भी सेशन को शुरू करने से, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको पता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में हम हर बार क्लास में बात करते हैं। तो एक बार फटाफट आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझा देते हैं। सिंपल से रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन क्लास के दौरान आंसर नहीं हो पाता है, तो उसको आप अपने उस क्वेश्चन को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल सकते हैं, वहां पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वहां पर बच्चे भी एक्टिव हैं, टीचर भी एक्टिव, और साथ साथ में उस टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली बेसिस पे डेली क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं, जहां पर बच्चे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। दोपहर के 2 बजे वो क्वेश्चन पेपर आता है और रात के 9 बजे उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है जो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगी। और हम चाहे ऑनलाइन क्लास में हो, चाहे हम टेलीग्राम ग्रुप में हो, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और ये करना भी चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के दौरान और ऑनलाइन क्लास के दौरान फॉलो करने। तो सिंपल है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस रूल के साथ साथ क्वेश्चन पेपर जो इस साल इकोनॉमिक्स का आने वाला है, उसका पैटर्न इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। 1 मार्क के भी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के क्वेश्चन। तो यहां पर जो न्यूमेरिकल का पार्ट है बच्चों, उस न्यूमेरिकल के पार्ट में हम जो न्यूमेरिकल करते हैं, जो न्यूमेरिकल आ रहा है बीते कुछ सालों में मैं देख रहा हूं, वो न्यूमेरिकल या तो 3 नंबर में आ रहा है या 4 नंबर में आ रहा है। तो इसका मतलब न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन भी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हम 3 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज, और 4 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो आपको 3 नंबर भी दे सकता है, 4 नंबर भी दे सकता है, तो उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादातर जो न्यूमेरिकल देखे गए हैं वो नेशनल इनकम से देखे गए हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट से देखे गए हैं। पिछली क्लास में भी मैंने आपसे कहा था कि आप सभी लोग अगर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खास तौर से इन दोनों यूनिट्स के ऊपर काफी फोकस करें। ये मैंने पिछली क्लास में आपको कहा था।
तो उम्मीद करता हूं कि आप इन दोनों यूनिट्स के फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पढ़ के आए होंगे और आज सवालों के जवाब दे पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त ध्यान रखनी है जब आप फाइनल एग्जाम दें या स्कूल का कोई एग्जाम दें। यहां पर 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर के लिए कुछ वर्ड लिमिट तय की गई है कि इससे ज्यादा लंबा आंसर आप ना लिखें। हालांकि सीबीएसई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसीलिए आप कुछ वर्ड्स अगर ज्यादा भी लिखना चाहें तो दिक्कत नहीं है। मगर प्रैक्टिस किसको कहते हैं? प्रैक्टिस इसी को कहते हैं कि हमने अपनी बात को, अपने सॉल्यूशन को उतने ही शब्दों में समेट लिया, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। तो अगर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है या 4 मार्क्स का क्वेश्चन है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 60 to 80 वर्ड्स, 80 to 100 वर्ड्स और 100 to 150 वर्ड्स में आपकी बात खत्म हो जानी चाहिए, आपकी एक्सप्लेनेशन खत्म हो जानी चाहिए। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। फिलहाल आप इन चीजों को फॉलो करें, आपके लिए फायदा होगा। चलिए पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जिसको पहले पढ़ते हैं फिर बताते हैं ये कौन सी यूनिट का है और कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि इन एन इकोनॉमी C is equal to 200 plus 0.5y is the consumption function, where C is the consumption expenditure and Y is the national income। इसका मतलब इतनी लाइन पढ़ने के बाद हमें ये अंदाजा तो लग गया है कि ये जो न्यूमेरिकल इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है, ये न्यूमेरिकल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट से आया है। तो यहां से हमें अंदाजा लग गया है और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपसे नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको कई बार बच्चे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की यूनिट भी कहते हैं, वहां से न्यूमेरिकल काफी आ रहे हैं, आपको फोकस करना चाहिए। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ₹400 करोड़, फुल स्टॉप, इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल ऑफ ₹1500 करोड़, जस्टिफाई योर आंसर। ये सवाल आपको दिया है आपके जो प्रीवियस आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, दोस्त हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने इस सवाल को कहीं ना कहीं पेपर में सॉल्व किया होगा, क्योंकि ये पिछले पेपर में पूछा गया था। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की है या उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखा है, तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को करने के तरीके में एक चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है कि ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। मैंने पिछली क्लास में इसको काफी डिटेल में समझाया था कि आखिरकार ये क्यों जरूरी है कि क्वेश्चन में ये लिखना कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और निकालना क्या है, तो शायद हमारी जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, जो कैलकुलेशन है, वो गलत हो जाएगी, हम गलत तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में जो दिया है आप उसको सबसे पहले कॉपी में नोट कर लें, साइड में लिख दें, एग्जामिनर को बता दें। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि ये कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीका है। हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके टीचर ने कुछ और तरीके भी डेवलप किए हों। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही जो कह रहा हूं वही सही है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं, मगर फिर भी अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं, ये पैटर्न अपनाते हैं, ये तरीका अपनाते हैं, तो मुझे यकीन है कि एक बेहतर रिजल्ट होगा, बेहतर एक्सप्लेनेशन होगा। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये देखिए कि गिवन क्या है। तो हमने यहां पर गिवन लिखा और गिवन में सबसे पहले हमें दिया है कि जो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है वो क्या है, C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.5y, ये हमें दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन हमें दिया हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो गिवन है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसकी वैल्यू कितनी है? 400 करोड़। तो ये हमें दिया हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट हमको दी हुई है। अच्छा, अब वो हमसे ये सवाल कर रहा है कि इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट एन इनकम लेवल रुपीज 1500 करोड़। क्या इक्विलिब्रियम होगा? क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होगी? यानी कि क्वेश्चन में जब भी इक्विलिब्रियम शब्द का इस्तेमाल हो तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम की जगह हम हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं AD इज इक्वल टू AS, यानी कि जहां पर इक्विलिब्रियम है वहां पर हम हमेशा मेंशन करते हैं इक्विलिब्रियम कहां है। इक्विलिब्रियम वही तो है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर है। अब हम जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होता है? C प्लस I के इक्वल होता है, क्योंकि CBSE में हम 2 सेक्टर तक बात करते हैं, 2 सेक्टर की बात करते हैं, तो C प्लस I एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है। और एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल क्या है? Y, यानी कि नेशनल इनकम। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर AD इज इक्वल टू C प्लस I है, इसका मतलब C प्लस I इज इक्वल टू Y। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहां पर गलती कई बार बच्चों से हो जाती है कि ये जो 1500 करोड़ जो ये लिखा हुआ है, इसका इस्तेमाल कई बार वो Y के रूप में कर लेते हैं, यानी कि वो ये मान लेते हैं कि ये Y दिया है। ये गड़बड़ है, यही गलती हो जाती है। ये Y नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा इज द इकोनॉमी, यानी कि वो खुद ही डाउट में है, वो आपसे पूछ रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या ऐसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब वहां पर जो वैल्यू दी है 1500 करोड़, उसका इस्तेमाल हम कभी भी Y के लिए नहीं करेंगे। हमें बेसिकली ये बताना है उसको कि इक्विलिब्रियम होगा कि, तो ये मत करना कि 1500 वैल्यू उठाकर Y में पुट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी, गलती हो जाएगी। कई बार मैंने देखा है कि ये गलती बच्चे से हो जाती है कि 1500 जो वैल्यू है वो उठाकर वो इक्वेशन में पुट कर देता है। ऐसा नहीं करना। चलिए, अब यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको हम पुट करेंगे। देखिए, हमने गिवन में लिखा है कि C हमारे पास क्या, I हमारे पास क्या, थोड़ा आसान हो जाता है। C की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 200 प्लस 0.5 Y, ये हम C की जगह लिख सकते हैं। और I की वैल्यू कितनी लिखी है हमने? 400। इसका मतलब C प्लस I का जो भी हमारे पास हमको पता है वो हमने लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर Y है तो मैंने बोला 1500 मत लेना, Y को Y रहने दो। अब 4 और 2 ऐड करके कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 प्लस 0.5 इज इक्वल टू Y, यही होगा। अब 0.5 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। इसका मतलब 600 इज इक्वल टू Y माइनस 0.5 Y। अब अगर अकेला Y है तो उसको हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.5 Y इज इक्वल टू 600। अब Y इज इक्वल टू क्या होगा? 600 डिवाइडेड बाय 0.5। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 6000 हो जाएगा। 12 60 होता है। इसका मतलब 1200 करोड़ इनकम हुआ। अब सवाल ये उठता है कि ऊपर क्वेश्चन में इनकम कितना दिया है? 1500 करोड़, और यहां पर क्वेश्चन में हमारा इनकम कितना आ रहा है इक्विलिब्रियम पे? 1200 करोड़। इसका मतलब ये जो सवाल है कि इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल, आंसर इज नो। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम, जो नेशनल इनकम है, जो इनकम लेवल है, वो कितने पे इक्विलिब्रियम है? 1200, 1200 होगा। तो इसका मतलब जो 1500 आंसर दिया हुआ है कि पूछ रहे कितने होगा, आंसर इज नो, नहीं होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए जो नेशनल इनकम रिक्वायर्ड है वो कितनी है? 1200 करोड़। अब हालांकि मैं तो बहुत ही गंदा लिखता हूं, मेरी राइटिंग पे आप इंप्रेस बिल्कुल ना हो, ठीक है, मगर ऐसा जरूर है कि शायद आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि
ये तो एक सोल्यूशन है, एक तरीका है। आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन किसी और तरीके के भी हो सकता है, मगर जो बेसिक है, जो फंडा है, जो न्यूमेरिकल है, जो फॉर्मूला है, वो तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए आप जो भी मेथड आपके टीचर ने बताया है आप उसको फॉलो करें, गलती नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा कि स्टेटमेंट जरूर लिखें, जरूर बताएं कि भाई आंसर तो 1200 आ रहा है, ऊपर आप 1500 कह रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। 1500 पे इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम के लिए इनकम 1200 करोड़ होनी चाहिए। तो अब चलिए इसको क्लियर कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है, किस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। फिलहाल अब देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ, यहां पे देखिए गिवन सीधा लिख दी कि ये हमें गिवन है और सी की वैल्यू ये है, आई की वैल्यू ये है, और जो वाई है वो इतना दिया हुआ है। मगर मैंने आपसे कहा कि वो दिया हुआ है, आप उसको पुट ना करें, ठीक है। वाई बस प्रूव करना है कि क्या 1500 पे है, नहीं है। तो नीचे आप देखिए 1200 आंसर आ गया, 1200 करोड़ आंसर आ गया। मगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 1200 करोड़ निकाल दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और मैं कहता हूं कि इंप्रेशन डालता है स्टेटमेंट कि आप नीचे लिखें कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू ₹1200 करोड़। ये जरूर लिखें। यहां पे एक ही लाइन में लिखा है, मैं नहीं चाहूंगा आप एक ही लाइन में लिखें, आप अगली लाइन से लिखे कि द गिवन इनकम ₹1500 करोड़ इज ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज 1200 करोड़, therefore the economy is not in equilibrium। यानी कि आप देखिए ज्यादातर जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं पेपर में कि उन्होंने 1200 करोड़ तो निकाल दिया, 1200 करोड़ जो है वो निकाल के आ गए, सर हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सारी वैल्यूज निकाल दी। मगर वो लास्ट में जाकर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, जो कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं मानी जाती। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इस तरीके का सवाल आपको पेपर में कहीं दिख रहा है तो आप ये जो प्रेजेंटेशन है, जो लास्ट की लाइंस हैं, इनको आप जरूर लिखें, ये आपको फायदा देंगी और आपके आंसर को अलग बनाएंगी। तो इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट को आप जरूर लिखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो यानी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसके आंसर को निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, एक और सवाल आपके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं उसमें क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है, क्या निकालना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि एक क्वेश्चन हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1200 करोड़ उसका सही आंसर है, ठीक है। और नीचे स्टेटमेंट भी दी थी। स्टेटमेंट देना बच्चों बहुत जरूरी है, कि आप इस बात को जितनी जल्दी समझ लें उतना बेहतर है, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपके आंसर को बेहतर बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला क्वेश्चन कौन से यूनिट से है, क्या क्वेश्चन है, बताते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन काफी बड़ा है, काफी लंबा है, स्टेटमेंट काफी सारी हैं, तो ध्यान से पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में दिया दिया है कि सपोज द जीडीपी ऑफ अ नेशन एक्स was ₹2000 crore, whereas the GDP of nation Y in the same year was ₹1,20,000 crore। ये दोनों ही डेटा 2018-19 के लिए दिए गए। ओके, if the GDP of nation X rises to ₹4,000 crore in 2019-20 and the GDP of nation Y rises to ₹2 lakh crore in 2019-20, compare the rate of change of GDP of nation X and Y taking 2018-19 as base year। यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले दिमाग में तो यही आता है कि ये जो क्वेश्चन है ये नेशनल इनकम यूनिट से पूछा गया है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट से सवाल नहीं है, ये सवाल नेशनल इनकम से। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर क्वेश्चन में दो नेशन दिए हुए हैं, नेशन एक्स है और नेशन
वाई है, ठीक है। अब नेशन एक्स और नेशन वाई की जो जीडीपी दी गई है, आपको ये निकालना है कि आखिरकार जो रेट ऑफ चेंज है, जो जीडीपी का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, वो कौन सी कंट्री में ज्यादा हुआ, कौन सी कंट्री में कम हुआ, और बेस ईयर 2018 2019 हम इसको लेंगे। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लें तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है चेंज इन जीडीपी अपॉन बेस ईयर जीडीपी इनटू 100। आपको याद होगा कि जैसे जब हम डिमांड करा करते थे तो वहां पर भी हम करते थे चेंज ऊपर नीचे बेस मल्टीप्लाई बाय 100। तो उस मल्टीप्लाई बाय 100 करने से क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में आता है जब भी आप करते हैं आंसर को। तो इसका मतलब जो बेस ईयर है, बेस ईयर की जो जीडीपी है, यहां पर क्वेश्चन में कौन सा बेस ईयर दिया गया है? 2018 2019 बेस ईयर है। तो उसके बेस ईयर की जीडीपी को नीचे रखना है, चेंज को ऊपर लेना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देता हूं। अगर आप इस चार्ट को देखें, प्रेजेंटेशन अच्छी है, चार्ट की तरह है। अगर आप ये चार्ट बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। कई बार बच्चे सिर्फ लाइन खींच के बना देते हैं, वो तरीका नहीं है। आप टीचर को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करिए कि 2018-19 में क्या है, 2019-20, ठीक है। एक्स की अगर हम जीडीपी की बात करें, एक्स जो नेशन है वो 2018-2019 में कितना है? 2000, ठीक है। करोड़ तो लगेगा ही, मगर 2000 है। अच्छा, वाई की कितनी है? 1,20,000, मतलब 1,20,000। तो वहां पर हमने वो लिख दिया। तो ये तरीका है इसको, मतलब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा नहीं कि पहली बार आप देख रहे हैं, इस तरीके के फॉर्मूले आप पहले देख चुके हैं, ठीक है। इंडेक्स नंबर में भी देखा है। तो कहीं ना कहीं आप ये क्लियर मेंशन करें कि 2018-19 में एक्स का जो जीडीपी है और जो वाई का जो जीडीपी है वो कितना है, तो वो हमने लिख लिया। अच्छा, फिर आगे हमने पढ़ा तो 2019 और 2020 भी दिया था। अब 2019 और 2020 की जो जीडीपी की वैल्यूज हैं, उसमें अगर आप देखें क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 4,000 यानी कि 4,000 किसका है? एक्स का है, और 2 लाख किसका है? वाई का है। तो हमने लिख दिया 2018-19 लिख दिया, 1920, मतलब जो कॉलम है उसको भर दिया। तो भाई ये हमें गिवन है। एक तरीके से इस कॉलम में आप ये समझ लीजिए कि ये लिखने से ही समझ आता है कि ये हमें गिवन है। अच्छा, अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। अब ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का जो फॉर्मूला मैंने आपसे कहा कि आप चेंज को ऊपर रखें, बेस को नीचे रखें, मल्टीप्लाई बाय 100, वही किया है। देखिए, चेंज इन जीडीपी 2000 से 4000, मैं एक्स की बात कर रहा हूं। एक्स के केस में चेंज कितना हुआ है? 2000 हुआ है, तो चेंज को हमने ऊपर रखा। अपॉन बेस कौन सा ईयर लेना है? 18-19। तो हमने बेस को उठाया, कितना वैल्यू? 2000, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो आंसर कितना है? 100%। तो यहां पर ध्यान रखें कि परसेंट लगा दें, बेहतर है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो बचपन से सिखाया गया कि आंसर परसेंटेज में आता है, तो 100% आप यहां पर लिख सकते हैं। मगर वाई के केस में ऐसा नहीं है। आप देखिए, वाई के केस में मैंने क्या बोला? ऊपर चेंज रखना है। तो 1,20,000 और 2 लाख, इन दोनों के बीच में कितना चेंज आ रहा है? 80,000, 80,000 रुपए का चेंज है। तो हमने चेंज को ऊपर रखा है। अपॉन बेस ईयर, बेस ईयर का कितना दिया था? 1,20,000। बेस ईयर क्या है? 2018-19। तो उसका मतलब जो 80,000 जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज करोड़ में ही है, तो 80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, ये वैल्यू जो है वो बेस ईयर से आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हमने किया तो आंसर कितना आया? 66.67%। यहां पर हमने क्लियरली दिखा दिया कि जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की नेशन एक्स के लिए या नेशन वाई के लिए, वो इतनी है। मतलब एक्स के केस में ये 100% है और वाई के केस में 66.67% है। तो क्या यहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है? नहीं। क्या सॉल्यूशन खत्म हो जाता है? नहीं। मैंने आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना, सॉल्व करना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना उसकी प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है।
आप क्या थ्योरी उसकी लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके के क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप अगर स्टेटमेंट लिख के नहीं आते हैं, आपने स्टेटमेंट वैलिड नहीं लिखी है, आपने परसेंटेज ठीक नहीं निकाली है, तो फिर ये क्वेश्चन आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला, टीचर आपको कोई मार्क्स नहीं देने वाला। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट वहीं से डिराइव होती है जहां से वैल्यूज आ रही, 100% या 66.6%। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है नेशन एक्स हैज रजिस्टर्ड अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 100%। हमने वहीं से उठाया, टेबल से उठाया। एंड हैज परफॉर्म्ड बेटर on the front of GDP rise as compared to nation Y that has registered a GDP growth rate of 66.67%। अब आप मुझे बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट डिराइव कहां से की, कैसे हमने बनाई स्टेटमेंट? आंसर है जो बॉक्स की कैलकुलेशन है। बस यही तो कहना था कि जो नेशन एक्स है उसका जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 100% है, जो कि ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें तो किससे? नेशन वाई के साथ। क्योंकि नेशन वाई का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 66.67% है और नेशन एक्स का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 100% है। तो ये हमें स्टेटमेंट लिखना है। अब आप सोचिए, अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ ये बॉक्स बना के चले आते हैं, टेबल बना के चले आते हैं, तो टीचर आपको ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर क्यों दे? कहीं ना कहीं तो नंबर काटने का उसको चांस मिल रहा है, क्योंकि आपने स्टेटमेंट नहीं दिया है, आपने नहीं बताया है कि परफॉर्म किसने बेटर किया, क्या किया। तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। तो ये जान लें कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको कहीं दिख रहा है तो बच्चों टेबल बनाना जरूरी है, एक्सप्लेनेशन और जरूरी है। टेबल बनाने से आपको वैल्यू मिलेगा और उस वैल्यू को शब्दों में पिरोना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन, जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको दिख रहे हैं पेपर में, तो प्लीज मेरा एक सजेशन मानिएगा, स्टेटमेंट लिख के जरूर आइएगा, नहीं तो ये जो ख्वाब है 100 आउट ऑफ 100 लाने का वो थोड़ा टूट सकता है। तो इसलिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे टेबल बना के छोड़ देते हैं, नीचे की थ्योरी नहीं लिखते, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हमने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, मगर मैं यही कहूंगा कि इन सभी क्वेश्चंस में, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करें, उसमें प्रेजेंटेशन का काफी रोल है, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है कि किसी भी सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है, जहां पर ग्राफ्स इस्तेमाल होते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपने किस तरीके से सॉल्व किया, किस तरीके से प्रेजेंट किया, ये बहुत मायने रखता है। तो फिलहाल हमने 2 क्वेश्चन को अभी तक डिस्कस किया। एक क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट से था और एक क्वेश्चन आपका सीधा नेशनल इनकम से था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या आने वाला है। मगर इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमें अंदाजा लग जाना चाहिए कि हमें थोड़ा सा फोकस करना है जीडीपी डिफ्लेटर वाले पार्ट को। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, इस पे थोड़ा हम काम करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत है, बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, देखते हैं कौन से टॉपिक से है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहां पर हाइपोथेटिकल इकोनॉमी का एक जिक्र है, अब देखते हैं उन्होंने क्या दिया है, कैसे करेंगे। लिखा है सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 फॉर्म, ए एंड बी। इसका मतलब क्वेश्चन में 2 फॉर्म्स दी हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। आगे बढ़ते हैं। फर्म ए sold goods for ₹2,000 to firm B and purchased goods for ₹1,000. Okay, आगे बढ़ते हैं। Firm B exported goods for ₹2,500 and had domestic sales of ₹1,500. Okay, calculate net domestic product at market price if consumption of
फिक्स्ड कैपिटल इज ₹200। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है उसका दूसरा नाम डेप्रीशिएशन भी होता है। यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रीशिएशन दोनों का मतलब सेम है। मगर मैंने आपको एक और नाम बताया था पिछली क्लास में, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीशिएशन, ये कुछ नाम है जो इस्तेमाल करते हैं हम न्यूमेरिकल में। मगर एक और नाम है जो हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूं। और वो नाम है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये कुछ नाम डेप्रीशिएशन और उसकी जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए, तो अब यहां पर देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, चलिए। तो निकालने के लिए तो क्लियर है कि सीधा उसने बोला है कि आप इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो फर्म ए और फर्म की बी के बारे में जो दिया है, जो वैल्यूज दी हैं, उनके बारे में जो कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल करें। और उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या निकाल दें? ये रहा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपको ये निकालने को कहा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले यही लिख दें कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि क्वेश्चन में हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क डाल के लिख देंगे तो क्लियर रहेगा कि भाई ये हमें निकालना है। ठीक है, अगर हम गिवन की बात करें तो गिवन में पहली चीज हमें गिवन है कि जो डेप्रीशिएशन है, या आप उसे जिसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू 200, डेप्रीशिएशन हमें 200 दिया गया है। मगर क्या ये क्वेश्चन कोई स्टेप फॉलो करके होने वाला है? नहीं, इसके कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है। आपको थ्योरी पढ़ते जानी है, वैल्यूज लिखती जानी है, तो थ्योरी पढ़ती जानी है, वैल्यू लिखते जानी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर क्योंकि अब फर्म 2 हैं तो कॉलम बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगर एक कॉलम अगर मैं सेल्स का लूं जो फर्म ए के लिए है, ठीक है, अच्छा, अब परचेज का ले लेते हैं जो फर्म ए के लिए है। तो ये 2 कॉलम किसके लिए हो गए? ए के लिए हो गए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो बी के लिए भी है, क्योंकि फर्म 2 है तो बी के लिए भी सेल्स दिखाएंगे और परचेज भी दिखाएंगे। तो बी का परचेज हो गया। अब यहां पर ये देखते हैं कि किसने किसको क्या खरीदा, क्या बेचा, वो थोड़ा सा देखना होगा। चलिए, तो यहां पर लिखा है कि इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली 2 फर्म्स ए एंड बी। फर्म ए सोल्ड गुड्स ₹2000, यानी कि ए की सेल्स में 2000 लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि सेल किया है 2000, किसको? बी को। एंड परचेज गुड इसका मतलब ए ने परचेज भी किया है। कितने रुपए का? 1000 रुपए का। तो 1000 हमने परचेज में डाल दिया। ठीक है, अब बी के बारे में देखते हैं। बी ने क्या किया है कि फर्म बी एक्सपोर्टेड गुड्स। एक्सपोर्ट का मतलब दूसरी कंट्री में बेचा है। तो दूसरी कंट्री में बेचा है तो सेल ही ना। तो 2500 उसके सेल्स में डाल देते हैं। एंड हैड डोमेस्टिक सेल्स, मतलब एक्सपोर्ट तो उन्होंने फॉरेनर्स को बेच दिया, दूसरी कंट्री को बेच दिया। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स का मतलब होता है अपने देश में बेचा। ठीक है, अपने देश के लोगों को बेचा। तो भाई कितने का बेच दिया? 1500 का। तो 1500 रुपए की सेल यहां भी कर दी उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब परचेज, जब सेल किया था ए ने 2000 रुपए का, तो किसको किया था? ये देखो लिखा है टू फर्म बी। इसका मतलब बी को सेल किया ना, तो बी की परचेज यहां पर कितनी होगी? 2000। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी गई है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या निकालना है? एनडीपीएमपी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें
जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ये सेल, वो एक्सपोर्ट, ऐसा, तो इसका मतलब सेल्स हम कहाँ यूज करते हैं? सेल्स का इस्तेमाल आप देखिए तो वैल्यू एडेड मेथड में हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट की अगर हम बात करें तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये हमारा बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला है। और साथ साथ में एक चीज और प्लस करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में आता है। तो बहुत सारे बच्चे दो चीजें तो लिख देते हैं, तीसरी नहीं लिखते। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को बच्चों ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये उसका दूसरा नाम है। चलिए, अब यहां पर इतना सारा तो दिया नहीं है, तो देख लेते हैं कि कंट्री में सेल्स कितना हुआ है। सेल की बात करें तो टोटल 2000 यहां है, तो 2000 सेल्स किया है। अच्छा, और यहां पर जो बी का सेल है वो कितना है? 4000, तो 2500 प्लस 1500 तो 4000 हो गया। अब अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो भाई बाकी कुछ तो है नहीं, चेंज स्टॉक, प्रोडक्शन, तो भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ रहा है? 6000। 6000 हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। करोड़ वरोड़ तो लिखा नहीं है, तो चलो रुपीस लिख देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पे रुकना नहीं है ना, हमें तो वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड क्यों निकालना है? क्योंकि एनडीपी एमपी तक जाना है हमको। चलो कोई बात नहीं। अब वैल्यू एडेड को हम क्या लिखते हैं? जीवीए एमपी, ठीक है? अब जीबीएमपी या फिर जीडीपी एमपी। अब ये कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो ऊपर से निकाला माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यही करते हैं ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या करते हैं? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ले लेते हैं, ठीक है? तो ये कुछ नाम याद कर लीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है? 6000 माइनस, अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है कि जो परचेज है, परचेज हुआ ना, क्योंकि भाई ये तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो तो ए और बी दोनों को है ना, इनकी दोनों की सेल हो गई, दोनों को ले लिया हमने सेल्स, दोनों ने मिलाकर कितनी सेल्स कर दी? 6000 रुपीज की सेल हो गई। मगर इन सब लोगों ने खरीदा भी तो है। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का दूसरा नाम मैंने क्या बताया? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, चलिए यहां पर नहीं लिया है, कोई बात नहीं, परचेज तो है ना। तो जो परचेज किया है वो ए ने कितना किया? 1000 रुपए का ए का परचेज है, 2000 रुपए का बी का परचेज है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 3000 हो गया ना, 3000। तो आप ये 3000 जो है ऐसे लिख दो कि 1000 यहां से आया जो ए का था, प्लस 2000 कहां से आया? जो बी का था। तो 1000 और 2000 कितना हो गया? 3000 हो गया ना। इट मींस 6000 माइनस 3000, कितना आंसर हो गया? 3000। इसका मतलब बच्चों 3000 रुपए जो है वो हमारा जीडीपीएमपी या जीबीएमपी है। मगर क्या हम जीडीपीएमपी पे रुक जाए? नहीं सर। इसका मतलब ये हमारा अगर ए पार्ट है, ए स्टेप हुआ, ये हमारा बी स्टेप है, ठीक है? चलिए यहां पर थोड़ी जगह है, तो सी यहां पे कर लेते हैं। सी का क्या होगा? अब जीडीपीएमपी है, ऊपर क्या निकालना है? एनडीपीएमपी लिखा है हमने। रूल कहता है कि अगर हमें एनडीपीएमपी निकालना है तो जीडीपीएमपी में से डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट। नेट निकालने के लिए क्या करते हैं? ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, सिंपल। तो जीडीपीएमपी कितना हमने निकाला? 3000। अब 3000 हमारा जीडीपीएमपी है, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है? 200, ऊपर दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 2800 रुपीज। फाइनल आंसर। यानी इस क्वेश्चन का जो एनडीपीएमपी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2800
800। तो इस तरीके से आप थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं और थोड़ी क्लैरिटी भी आती है कि सेल कितना था, परचेज कितना था ए के लिए, सेल कितना था, परचेज कितना था बी के लिए, और उनकी क्या क्या वैल्यूज। और उसके बाद ए बी सी 3 स्टेप कर लीजिए, आप क्लियरली समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, ये तरीका है। तो आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। अब देखते हैं कि आंसर क्या दिया हुआ है और किस तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या करी है। देखिए उन्होंने इस तरीके से इसको बनाया है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट एक तरफ दे दिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक तरीके से दे दिया, और एक तरफ वैल्यू एडिशन दे दिया। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने एनडीपीएमपी का फॉर्मूला जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन यानी कि 2800, यानी यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेनेशन तो आपको नहीं दिख रही है, मगर हाँ जो मैंने अभी बताया उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 2800 कहां से है। क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने 2000 और 2500 और 1500 की जो सेल्स है वो लिया हुआ है, तो उनको ऐड करके 6000 आया है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 3000 था, तो हमने माइनस कर दिया, तो उतना हमारा वैल्यू एडिशन हो रहा है। और वैल्यू एडेड का फॉर्मूला, उसकी मदद से हमने एनडीपीएमपी निकाल लिया। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, प्रेजेंटेशन और आपको फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए, ये बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। और क्या पता इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए, फाइनल एग्जाम में मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। ओके, अगला सवाल जो है इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ते हैं। इफ एन इकोनॉमी plans to increase its income by ₹2000 crore। चलिए यहाँ पे करोड़ दिया है तो हमें करोड़ लिखना होगा, बहुत जरूरी है। तो इफ एन इकोनॉमी plans to increase its income by ₹2000 crore and the MPC is 75%, estimate the increase in investment required to achieve the target increase in income। Okay, तो अब targeted increase in income, estimated increase in investment required, तो यानी कि देखते क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या हमें निकालना है। अब यहां पर आप देखिए कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बच्चों नेशनल इनकम का है? नहीं, नेशनल इनकम यूनिट का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाली यूनिट से क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि इफ एन इकोनॉमी प्लान टू इंक्रीज इट्स इनकम बाय ₹2000, इसका मतलब जो प्लान है इनकम को इंक्रीज करना वो कितना है? 2000 करोड़। तो अब हमेशा की तरह मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले चेक करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या निकालना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। गिवन में इंक्रीज इट्स इनकम, इसका मतलब क्वेश्चन में डेल्टा वाई कितना दिया है? 2000, ठीक है, करोड़ जरूर लिखेंगे। तो चेंज इन इनकम 2000 करोड़ है। अच्छा एमपीसी कितना है? 75%, इसका मतलब एमपीसी हो गया आपका 0.75। क्यों हो गया? ऊपर लिख देता हूं, आपको फॉर्मूला पता होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर इनमें से एक चीज 75% है तो दूसरी कितनी होगी? 0.25 ही होगी, क्योंकि टोटल इनका 1 है। चलिए तो अब एमपीसी 0.75 हमें दिया है, डेल्टा वाई हमारे पास 2000 करोड़ है। अब हमें चाहिए इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब डेल्टा आई। आप ये सोच के देखो कि ये जो डेल्टा आई है ये कौन से फॉर्मूले में आता है? जवाब है जब हम के निकालते हैं, मल्टीप्लायर निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालते हैं। तो यहां पर हमें एमपीसी कितना दिया है? 0.75।
तो हम क्या कर सकते हैं, एमपीसी की हेल्प से के निकाल सकते हैं। तो के का एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ये तो हमने काफी बार पढ़ा होगा फॉर्मूला। अब 1/1 माइनस एमपीसी मतलब एमपीसी कितना, 0.75। अब 1/1 माइनस 0.75 कितना हुआ, 0.25। ये हुआ, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, इट मींस 100 डिवाइडेड बाय 25। आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 4। तो इसका मतलब हमारे पास जो के है वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर के 4 आ गया तो थोड़ी चीजें आसान हो गई, क्योंकि के का दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका मतलब चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब यहां पर देखो, के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 4, क्योंकि के की वैल्यू क्या है, 4 है। डेल्टा वाई कितना है, 2000 करोड़, तो करोड़ नहीं लिखेंगे, 2000 से ही काम चला लेंगे। अच्छा, डेल्टा आई यही तो निकालना है, ये डेल्टा आई हो गया। अब डेल्टा आई इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं। तो डेल्टा आई इज इक्वल टू हुआ 2000 डिवाइडेड बाय 4। तो 2000 अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 500 करोड़ लगाना नहीं भूलेंगे, CRORE। इसका मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट में 500 करोड़ रुपए का चेंज लाएं, इन्वेस्टमेंट को 500 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपीस से अगर हम इंक्रीज करें और एमपीसी अगर 0.75 है, तो जो एडिशनल इनकम जनरेट होगी, इनकम में चेंज आएगा, वो 2000 करोड़ होगा। ये इसका आंसर हुआ। तो इसका मतलब किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यही एक प्रॉपर फॉर्मेट है। फॉर्मूला जरूर लिखो, एग्जामिनर को फॉर्मूला जरूर बताओ कि हमें ये गिवन है और हमें ये कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका फॉर्मूला सर ये है, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, तो अब चेक करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन सीबीएसई के पेपर में कैसे दिया गया था, बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर उन्होंने भी लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप गिवन जरूर मेंशन कर दें कि क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो उन्होंने गिवन में 0.75 दे दिया कि एमपीसी की वैल्यू 0.75 है, और डेल्टा वाई जो है आपका वो 2000 करोड़ है। करोड़ जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या। उन्होंने फिर के की हेल्प ली, के की मदद कर ली, और एमपीसी की हेल्प से उन्होंने के को निकाला। के का जो फॉर्मूला उन्होंने लगाया वो के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी लगाया, और ये फॉर्मूला लगाने के बाद के का आंसर 4 आया। तो 4 के की वैल्यू है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो के का फॉर्मूला दूसरा है, पहला फॉर्मूला मैंने क्या बताया, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या है, चेंज इन इनकम, डेल्टा आई क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो हमने वैल्यू पुट की, के की वैल्यू 4 है, उसके बाद 2000 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 500 करोड़ है, यानी कि 2000 डिवाइड बाय 4 दैट इज 500 करोड़। तो ये लाइन हम लिख सकते हैं। देयरफॉर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर लिखिएगा, देयरफॉर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ₹500 करोड़, यानी कि 500 करोड़ रुपए की आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं या इन्वेस्टमेंट करें अपनी कंट्री में, तो इनकम जनरेट होगी 2000 करोड़, अगर एमपीसी आपका 0.75 है। तो ये एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में मिल सकता है, तरीका यही है सॉल्व करने का। तो यहां पर एक ही चीज मैं कहूंगा बच्चों की, ये क्लियरली आप देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने 3 या 4 क्वेश्चन किए हैं, इन सभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था, बहुत अलग था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मगर हाँ, ये आसान किसके लिए है, ये डिफिकल्ट किसके लिए नहीं है, उसका जवाब है जिसको फॉर्मूला क्लियर है, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है, तो ये जो मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको एक अच्छे मार्क्स देके जा सकते हैं, ठीक है, आप उनसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
बस प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान दें, फॉर्मूला सही लगाएं और सही तरीके से उसकी कैलकुलेशन करें। यही चीजें मायने हैं न्यूमेरिकल। तो अभी तक आप देखिए कि जितने भी न्यूमेरिकल हमने किए ज्यादातर नेशनल इनकम या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं ये दोनों यूनिट पे आप अपनी पकड़ मजबूत करें, मेहनत करें, इस पे न्यूमेरिकल पे काम करें। चलिए अब देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो कौन से टॉपिक से है और वो हमसे क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है। चलिए, तो यहां पर तो आपको फोर्थ क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो हमने लास्ट अभी किया, 500 करोड़ उसका सही आंसर है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल किसके बारे में है, क्या टॉपिक। पांचवा सवाल, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। आपको क्या निकालना है, एग्रीगेट डिमांड निकालना है, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना है। अगर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, एमपीएस 0.2 है, लेवल ऑफ इनकम वाई 4000 करोड़ है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 करोड़ है। तो मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब यहां पर हम एक काम कर सकते हैं कि सीधा ये लिख सकते हैं कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वहां से, निकालना क्या है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एग्रीगेट डिमांड को निकालने की बात हो रही है कि भाई एग्रीगेट डिमांड जो है वो आप बता दीजिए। अच्छा, दिया क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 100 करोड़ ये दिया है। अगर, क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला क्या लिखा था कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हमें एमपीसी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एमपीएस, ये भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस एमपीएस की वैल्यू कितनी, 0.2 क्वेश्चन में, तो एमपीसी कितना हो जाएगा, 0.8। इसका मतलब एमपीसी कितना हो जाएगा, 0.8। ठीक है, क्योंकि एमपीएस जो है वो 0.2 है। अच्छा, वाई हमें कितना दिया है, 4000। इसकी वैल्यू भी करोड़ में लिखेंगे ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसका मतलब सी बार, कुछ बच्चे उसको अलग अलग टर्म से भी यूज करते हैं बट सी बार भी हम लिख सकते हैं। तो सी बार जो है वो 50 करोड़ है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, हमें एग्रीगेट डिमांड निकालना है। अब आप सोचो कि ये सारा हमको पता है और ये भी पता है कि निकालना क्या है। अब एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी सी प्लस आई। अच्छा, अब सी की इक्वेशन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, यही इक्वेशन है। अच्छा, अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या हमारे पास सी बार है, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जी बिल्कुल है। कितना है, 50 प्लस बी, बी क्या होता है, एमपीसी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, स्लोप होता है कंजम्पशन कर्व का। तो अब वो हमने कितना लिया, 0.8 निकाल लिया हमने, किसकी हेल्प से, एमपीएस की हेल्प से। ठीक है, 0.8। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन में हमारे पास y है, जी बिल्कुल है, कितना है, 4000। तो कोई साइन नहीं बीच में, तो मल्टीप्लाई होता, तो b मल्टीप्लाई बाय y हुआ। अच्छा, तो अब 50 प्लस 4 8 जा 32, यानी कि 3200। इसका मतलब 3250 करोड़ इस क्वेश्चन का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि सी है। तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड में सी चाहिए ही था, हमने निकाल लिया। अब एग्रीगेट डिमांड का सी हमने निकाल लिया, ठीक है, जो चाहिए, आई हमारे पास है। इसका मतलब सी कितना है हमारे पास, सी प्लस आई जो फॉर्मूला है उसमें सी कितना है, 3250, ये सी है, प्लस आई कितना है, 100। इसका मतलब 3350
50 करोड़ इस क्वेश्चन का एग्रीगेट डिमांड होगा। तो स्टेटमेंट दे सकते हैं, द एग्रीगेट, द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज 3350 करोड़। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं कि सीबीएसई ने इसका एक्सप्लेनेशन हमें किस तरीके से भेजा है, चेक करते हैं। देखिए, उन्होंने भी दिया है कि द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन इज गिवन एज AD इक्वल टू C प्लस I। तो ये फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इक्वेशन हमने निकाला, C का वैल्यू MPC वैल्यू 0.8 पुट की और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद सीधा आंसर आ गया हमारा। क्लियरली इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 3350। तो ये हमारा सीधा आंसर हो गया। तो इसका मतलब हम ये आंसर हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड D इन द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन से लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा और बेटर हो सकता है। तो फिलहाल एग्रीगेट डिमांड का जो आंसर है वो 3350 करोड़। करोड़ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, कई बार मार्क्स चले जाते हैं। तो 3350 जो है उसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम अपनी प्रेजेंटेशन को बेटर कर सकते हैं। मगर अब सवाल ये उठता है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी में आप देखिए कि कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जरूर लिखनी पड़ रही है, लिखनी भी चाहिए, ठीक है, लिखनी भी चाहिए, क्योंकि उससे ये समझ आता है, क्लियर कट ये समझ में आता है कि हमें अपने क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ये तरीका हो सकता है चीजों को प्रेजेंट करने का, न्यूमेरिकल को प्रेजेंट करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़ें। देखिए थोड़ा सा ये डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है, 6th क्वेश्चन है, छठा सवाल है। क्या पूछ रहा है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है कि अगर फॉर्मूले पे हमारी पकड़ है तो हम समझ चुके हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कौन सी यूनिट से है, नेशनल इनकम से है। और नेशनल इनकम का कौन सा टॉपिक है? जवाब है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में ये शब्द इस्तेमाल होता है जिसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहते हैं। अब सवाल ये है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का जो रोल है या जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जनरली क्वेश्चन में दिया होता है कि हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं, वैल्यू एडेड निकालते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मगर यहाँ तो क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट तो दिया ही हुआ है और हम जाते हैं, हाँ, हमारा जो सीक्वेंस है वो तो नेशनल इनकम की तरफ बढ़ता है। मतलब 1 2 3 4 5 जो हम स्टेप्स करते हैं उस स्टेप्स में हम क्या कर रहे हैं? हम तो यही कर रहे हैं ना कि नेशनल इनकम निकालने पे फोकस कर रहे हैं। मगर यहाँ पर नेशनल इनकम नहीं पूछ रहा है, हमें जो स्टेप्स करने हैं वो 1 2 3 4 5 नहीं करने, बल्कि 5 4 3 2 1 करने। मतलब उल्टा करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। हम जनरली क्या करते हैं? ये निकालते हैं, मगर क्वेश्चन में तो NVAFC मतलब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, उसकी तो वैल्यू दी है 80। तो अब सर जब लास्ट वाला आइटम लगभग दे दिया आपको, ठीक है, तो फिर आप जो है उल्टा ही जाएंगे। आपको लास्ट आइटम दे दिया, आप उल्टा ही जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चों फॉर्मूले का टेस्टिंग बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगर आपको फॉर्मूले में डाउट है, देखिए सीधा हम सब लिख देते हैं, उल्टा लिखना थोड़ा चैलेंज हो जाता है। 1 2 3 4 5 सब लिख देंगे, मगर जब 5 4 3 2 1 लिखना पड़ता है तो चैलेंज आता है कि सर इससे आदत तो सीधे की थी, उल्टा पूछ लिया है। तो ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लास्ट वैल्यू क्या है? NVAFC, ठीक है, तो ये हमने यहां पर नोट करना है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन में NVAFC दिया हुआ है, कितना है? 80 है। ये आपके पास जो वैल्यूज है वो लैक्स में है, तो लैक्स लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब अगर NVAFC 80 लैक्स आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? GVAFC। अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है।
अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। अब जब ग्रॉस ही निकालना है तो डेप्रिसिएशन इधर क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब जीवीएफसी निकालने के लिए ऊपर का जो एनवीएफसी है उसमें हम डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब एनवीएफसी कितना है 80 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है 20। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो 100 लाख आंसर आ रहा है वो किसका आ रहा है, जीवीएफसी का, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर जीवीएफसी से तो काम बनेगा नहीं, आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है जीवीएएमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। रूल क्या कहता है, रूल कहता है एमपी अगर निकालना है तो एफसी में एनआईटी प्लस करो, ये रूल कहता है, ठीक है। तो अब अगर एमपी निकालना है तो एफसी वाली टर्म क्या है, जीवीएफसी, जीवीएफसी। अच्छा, अब जीवीएफसी तो है, प्लस क्या करना है, एनआईटी करना है। अब इस क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, नहीं लिखा, कहीं सीधा सीधा नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कोई आइटम नहीं लिखा, कोई बात नहीं। जीवीएफसी की वैल्यू कितनी, 100 प्लस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर हमने पढ़ा है कि क्वेश्चन में, चलिए साइड में लिख देता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं एनआईटी निकालने के लिए। मगर अब क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्सेस ये वर्ड भी नहीं लिखा है, सब्सिडी लिखा है। इसका मतलब क्वेश्चन में सब्सिडी दिया है मगर इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स वर्ड में लिखा है। बस यही गलती हो जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा है मगर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बहुत सारे नाम भी तो है, बहुत सारे टाइप भी तो हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहां पर आप देखिए जो सेल्स टैक्स दिया है वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जामिनर आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस इसी वर्ड को लिख के देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर लिखा है तो आप ब्लेस्ड हैं कि सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस लिखा हुआ है। मगर वो क्या करते हैं कि वो जो एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के उसको यूज करते हैं। कई बार वैट यूज कर लेंगे, कई बार जीएसटी यूज कर लेंगे, सेल्स टैक्स आप सामने देख रहे हैं। तो इसीलिए आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के क्या क्या एग्जाम्पल, कौन से टैक्स को आप इनडायरेक्ट टैक्स बोलोगे, कौन से टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलोगे, कौन से टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स बोलोगे, तो ये पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम सेल्स टैक्स ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स है वो 15 माइनस सब्सिडी कितना है 5। इसका मतलब 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा 10, मतलब ब्रैकेट में क्या है 10, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन तो चेंज होते ही नहीं है। तो इसका मतलब 100 जो पहले से वहां था, जीवीएफसी की जो वैल्यू थी उसमें हम क्या प्लस करने वाले हैं 10। तो कितना आंसर हो जाएगा 110 लाख। मगर क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है। अभी तो हम जीवीएमपी पे पहुंचे, अब आगे बढ़ते हैं। जीवीएमपी को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जीवीएमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसका मतलब हमारे पास जीवीएमपी कितना है 110 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 200 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आईसी लिख रहा हूं, तो वो निकालना है। आईसी जो है वो उधर जाएगा और 110 इधर आएगा। इसका मतलब आईसी यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या हुआ 200 माइनस 110 इज इक्वल टू 90 लाख। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 90 लाख।
इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन को सीधा कर सकते हैं तो एग्जामिनर हमें उल्टा क्वेश्चन भी दे सकता है, और हमें उल्टे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता ज्यादातर हम 1 2 3 4 5, अब आप अगर आप देखें तो हम तो सीक्वेंस फॉलो करते हैं ना वैल्यू एडेड मेथड में, तो अगर सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो हम सारे बच्चे 1 2 3 4 5 ही करते हैं। मगर यहां पर जो ये क्वेश्चन इस वक्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बच्चों सीक्वेंस वाले से तो होगा नहीं, आपको उल्टा रिवर्स जाना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए चेक करते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन सीबीएसई में किस तरीके से दी गई थी। यहाँ पर सीधा आंसर दिया है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, फाइनल आंसर 90 लाख है। तो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जहां पर सीक्वेंस जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मगर उल्टा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आपको सेल्स कैलकुलेट करना, जो 7th क्वेश्चन है इसमें आपको सेल्स निकालना है। मगर आप देखिए कि जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है, और हम ये सारे फॉर्मूले और ये सारे स्टेटमेंट्स को यूज करने वाले, आइटम्स को यूज करने वाले। मगर कई बार क्वेश्चन में, खास तौर से जब आप वैल्यू एडेड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर बच्चों क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया होता है। और अगर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में जो मैं कह रहा हूं आप उसे ध्यान से सुने, और हो सके तो कॉपी में नोट करिए। अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये वर्ड नहीं दिए हुए, इंटरमीडिएट कॉस्ट ये वर्ड नहीं दिए हुए, यानी कि 90% एग्जामिनर इंटरमीडिएट कंजम्पशन शब्द का इस्तेमाल करता है। मगर अगर क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन वर्ड आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी ढूंढ लेना चाहिए। अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिख रहा, उस केस में आप क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढेंगे। यानी ये तक कब ढूंढेंगे, जब क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस, कॉस्ट इस तरीके के शब्द नहीं दिए गए हैं, इस तरीके के आइटम नहीं दिए गए हैं, उस केस में आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आइटम को ढूंढेंगे। मगर ये तभी ढूंढिएगा जब क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया हो, इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं दिया हो। मगर कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि क्वेश्चन में इंटरमीडिएट कॉस्ट और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दोनों दिए होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, यानी न्यूमेरिकल जब आप कर रहे हैं, वैल्यू एडेड में जब आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कई बार इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस ये शब्द और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये वर्ड भी दोनों दिए होते हैं। अब अगर ये दोनों दिए हैं, उस केस में क्या करें, उस केस में हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे ही फोकस करेंगे, यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम ढूंढेंगे। मगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर आप उसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से काम चला सकते हैं, वो भी सही है। मगर कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी देखा गया है कि ना तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है और ना ही परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है। अब क्या करें, ये बड़ा प्रॉब्लम है। भाई इंटरमीडिएट कंजम्पशन ढूंढा, वो भी नहीं मिला, इंटरमीडिएट कॉस्ट ढूंढा, वो भी नहीं मिला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढा, वो भी नहीं मिला। अब क्या करें, उस केस में एक और तरीका काम आता है। अगर क्वेश्चन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया है, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप देखिए क्वेश्चन में दिया होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट। कई बार ये वर्ड लिखा होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन
डोमेस्टिक मार्केट। तो अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट लिखा है तो कई बार बच्चे उसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मान के उस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं, जो कि गलत है, पूरी तरीके से गलत है। यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट, इन दोनों शब्दों में फर्क है, फर्क है। क्योंकि अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है, तो आप सोचिए डोमेस्टिक मार्केट से उसने रॉ मटेरियल परचेज किया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप उसने बाहर से खरीद ली हो। इसका मतलब क्वेश्चन में देखिए इंपोर्ट्स दिया होगा। अगर क्वेश्चन में इंपोर्ट दिया हुआ है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट दिया है, तो ध्यान रखें आप इन दोनों को ऐड करें। किसको? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन डोमेस्टिक मार्केट को और इंपोर्ट को। तो अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल मिल जाएगा और फिर आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको नहीं भूलनी चाहिए। उसके साथ साथ सेल्स की अगर मैं बात करूं तो बच्चों सेल्स को निकालने का एक फॉर्मूला जो वैल्यू एडेड मेथड में काफी यूज होता है, वो होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी या आउटपुट सोल्ड। ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं सेल्स को निकालने के लिए। मतलब जनरली क्वेश्चन में सेल्स दिया होता है या नहीं भी दिया होता है, दोनों ही केसेस में अगर सेल्स दिया है बहुत बढ़िया, एंजॉय करेंगे हम। मगर अगर सेल्स नहीं दिया उस केस में हम क्या करते हैं? प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी या आउटपुट सोल्ड, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। मगर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दोनों आइटम्स नहीं दिए, मतलब प्राइस भी नहीं दिया और क्वांटिटी या आउटपुट सोल्ड भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम दूसरा फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चेक करिएगा सेल्स में वो सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेल्स नहीं कहते हैं, वो कहते हैं डोमेस्टिक सेल्स। अगर क्वेश्चन में सेल्स की जगह डोमेस्टिक सेल्स वर्ड लिखा है तो वो सेल्स पूरी तरीके से नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो सेल्स पूरी तरीके से नहीं है। इसका मतलब डोमेस्टिक सेल्स अगर दिया है तो आपको उसमें एक्सपोर्ट ऐड करना होगा, एक्सपोर्ट को जोड़ना होगा। तो इसीलिए ये दो तरीके हैं जिससे हम सेल्स को निकाल सकते हैं। उसके साथ साथ कई बार कंफ्यूजन करने के लिए आपको अलग अलग सेक्टर की सेल्स दे दी जाएगी। ये 1 in 100 या 1000 क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको सेल्स निकालने के लिए गवर्नमेंट का पार्ट अलग जोड़ना होगा, हाउस होल्ड का पार्ट अलग जोड़ना होगा कि ये सेल किया इनको, ये सेल किया इनको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतना बेचा है। तो इस तरीके से भी आपको सेल्स निकालनी पड़ सकती है, मगर ये बहुत कम चांसेस हैं। ज्यादातर सेल्स आप प्राइस इनटू क्वांटिटी आउटपुट सोल्ड से ही निकाल सकते हैं या फिर डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट से निकाल सकते हैं। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है। और जो सीक्वेंस फॉर्मूले का दिया गया है कि सबसे पहले वैल्यू एडेड निकालेंगे, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे, फिर वैल्यू एडेड निकालेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस को फॉलो करना अकलमंदी है और यही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। और जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा कि नेशनल इनकम हो या डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों ही यूनिट्स पे अगर आप स्टेप लेकर क्वेश्चन करते हैं, एक एक स्टेप उसके लिखते हैं, तो आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि जो फाइनल आंसर है वो सही है कि नहीं। ये बात ठीक है कि फाइनल आंसर अगर गलत हुआ तो आपका एक आधा नंबर तो चला ही जाएगा, मगर आपको एक आध नंबर मिल भी सकता है अगर आपने स्टेप्स ठीक लिखे हैं, फॉर्मूले का इस्तेमाल सही किया है, सही लिखा है। तो इसीलिए ये कुछ टिप्स हैं जो आप वैल्यू एडेड मेथड में इस्तेमाल करें तो मुझे लगता है कि काफी आपको मदद मिलेगी। उसके साथ साथ इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे जरा फोकस करें, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड में, इनकम मेथड में उनका रोल अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। और सारे ही क्वेश्चन को सीक्वेंस में करने की जरूरत है, जो कि स्टेप्स आपको याद कराए गए होंगे आपके स्कूल टीचर के द्वारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर हम शेयर करते हैं और देखते हैं कि उस सवाल में हमें क्या करना है। देखिए इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि आपको सेल्स निकालनी। अब आप सोचिए अगर क्वेश्चन में सेल्स निकालने को कहा गया है तो ये बात तो बिल्कुल सही है
कि भाई क्वेश्चन में वो आइटम माना गया है या वो निकालने को कहा गया है जो सबसे पहले आता है। मतलब कहीं ना कहीं सेल का इस्तेमाल जो है वो जनरली हम सबसे पहले ही करते हैं। अब अगर सेल का यूज सबसे पहले हो रहा है, पहले स्टेप पे हो रहा है, अब वो ही हमसे एग्जामिनर कह रहा है ऐसा करो निकाल दो, सेल्स निकाल लो भाई। अब सेल्स निकालने सर तो ये तो पहला आइटम आपने मान लिया से हमसे कि पूछ लिया कि सेल्स कैसे निकालें, कैसे निकालो से, तो हमें तो लास्ट वाला निकालना है। हम तो सीक्वेंस कर रहे हैं। नहीं, मैंने अभी कहा कई बार क्वेश्चन उल्टा आ रहा है। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन उल्टा ही करना है जैसे पहले वाला किया था। वहां पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, यहां पर सेल्स का जिक्र है। ठीक है, तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं कि जो रिवर्स हम देखो कहते हैं ना सीधी गाड़ी चलाना आसान है ना, पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, तीसरा गियर डाला, सीधी गाड़ी चल रही। ठीक है, मगर उल्टी गाड़ी चलाना ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि बैक गियर में लेके गाड़ी को उल्टा चलाना। तो ये जो 7th क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये उल्टी गाड़ी चलाना है, मतलब 5 4 3 2 1 करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया है और क्या क्या हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चन में सेल्स के ऊपर उन्होंने बात की है कि भाई सेल्स आपको निकालनी है, तो साइड में लिख दो कि सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ये लिख देते हैं हमें निकालना है क्या। तो मैंने सेल्स के आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यानी कि ये हमें निकालना है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, हमें NVAFC दिया है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है। तो भाई अगर नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है तो शुरुआत करते हैं। पहले स्टेप में NVAFC से GVAFC निकालते हैं। अब GVAFC इज इक्वल टू क्या होगा, NVAFC। ये ग्रॉस है, ये नेट है, तो ग्रॉस निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन को हमको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। इसका मतलब NVAFC कितना है 300, वैल्यू लाख्स में है तो लाख जरूर लिखना है। ठीक है, प्लस डेप्रिसिएशन कहीं दिया है, डेप्रिसिएशन जी बिल्कुल दिया है, 30 दिया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 330 साथ में लैक्स लगा देंगे ताकि एग्जामिनर जो है वो मार्क्स ना काटे। तो GVAFC कितना हो गया 330 लैक्स। अब आप सोचो ये छोटा सा स्टेप आपने किया, मान लीजिए क्वेश्चन अगर 3 नंबर है 4 नंबर का, तो एग्जामिनर को 1 नंबर देने का तो गुंजाइश बनता है ना, अगर आप इतना ही इसको करते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आप स्टेप्स में करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, बशर्ते कि आप उसे पूरा एक सीक्वेंस में कर डालें, एक ही लाइन में सारा आंसर लिख दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, जो कि बहुत घातक है, पिछली क्लास में बताया भी था मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप पे हम क्या करने वाले हैं, GVAFC हमारे पास आ गया, अब हम निकालेंगे GVAMP, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब ये निकालेंगे। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसको निकालने के लिए भाई ये क्या है, MP है ना, ऊपर हमारे पास हमने भी क्या निकाला है, FC निकाला है ना। तो रूल क्या कहता है, MP इज इक्वल टू FC प्लस NIT। अब यहां पर FC की वैल्यू क्या हो जाएगी, GVAFC। ठीक है, तो GVAFC प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब GVAFC हमने ऊपर निकाला कितना है 330 प्लस, क्वेश्चन में नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं लिखा है, नहीं लिखा सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहीं नहीं लिखा, कोई बात नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा तो फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। बढ़िया बात है, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया भैया, इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू इतनी है। एग्जांपल नहीं दिया कि सेल्स टैक्स है कि GST, वो ढूंढना ही नहीं है। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स दिया है कितना 20, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स क्या पुट करेंगे 20 माइनस सब्सिडी। अब भाई सब्सिडी है नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर 0 लगा दो, या लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब 330 में बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो 330 प्लस 20 ये कितना हो गया 350 हो गया। मगर लाख या लैक्स जरूर लिख लीजिएगा भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 350 लैक्स हो गया, ये 350 लैक्स क्या है, GVAMP है। अब GVAMP का थर्ड स्टेप पे फॉर्मूला लिखते हैं। GVAMP में GVAMP क्या है, वैल्यू एडेड है, इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यही फॉर्मूला है।
अब जीवीएमपी कितना है 350 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट है? नहीं सर, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 है सर। अब यहां पर ये माइनस हो रहा है, उस जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। इसका मतलब क्वेश्चन में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 350 प्लस 200, तो ये कितना हो गया? 550 हो गया। 550 लाख जरूर लिखेंगे। अब यहां पर हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है, ठीक है, सेल्स हमें निकालना है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये होता है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, चेंज स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो आप देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में कितना दिया हुआ है? 550। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 550 इज इक्वल टू सेल्स हमें निकालना है प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज स्टॉक कितना दिया है? -50। ये माइनस साइन ध्यान रखना, 50 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। -50, अब प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब 550 इज इक्वल टू सेल्स -50। अब इस इक्वेशन को इधर उधर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सेल्स निकालना है। तो अगर इधर इधर करेंगे तो भाई ये माइनस में है ना, इधर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो सेल्स इज इक्वल टू 550 प्लस 50, कितना हो गया? 600। 600 लिखेंगे? नहीं, लाख जरूर लिखना है भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 600 लाख जो है वो क्या है? सेल्स है। तो आप सोचिए, छोटी सी बात, छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको 4 नंबर देके जाएगा या 3 नंबर देके जाएगा। तो वही है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, सब न्यूमेरिकल हो गया। तो कहने का मतलब ये कि सीधा क्वेश्चन आ रहा है, अच्छी बात है, मगर जो टेढ़ा क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेने में कोई खराबी नहीं है। ये रहा, चेक करते हैं आंसर कितना, 600 लाख इसका आंसर दिया हुआ। तो बस यही कहूंगा कि सीधा क्वेश्चन तो करना आसान है, क्योंकि जब से हम क्लास 12th में आए हैं, नेशनल इनकम पढ़े चाहे एडीएस, हमें 1 2 3 4 5 रटाया गया है, हमें अच्छे से याद किया है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। मगर 1 2 3 4 5 मैंने बोला करना आसान है। अब जैसे मान लो मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूं, तो तुम अपने नाम के जो अल्फाबेट है उनसे कहूं तो ऐसे बताओगे, जैसे मेरा NAABN मैं बताऊं, ठीक है। अब मुझसे कह दिया जाए सर एक काम करो, आप अपना नाम उल्टा बता दो, जो लास्ट अल्फाबेट हो पहले बोलना। अब आप सोचो, मुश्किल होगी ना उल्टा बोलने में। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, हमेशा सीधा ही बोला है। तो दिक्कत क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल करें तो ये क्यों सोच के बैठे हैं कि सारे न्यूमेरिकल सीधे ही आएंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे इनकम मेथड हो चाहे एक्सपेंडिचर मेथड हो। क्यों? अब अगर उन्होंने उल्टे क्वेश्चन दे दिए तो क्या जाके एग्जामिनर का गला पकड़ लोगे कि तुमने उल्टा क्वेश्चन कैसे दे दिया है? तुम्हें नेशनल इनकम पूछना चाहिए था, वैल्यू ऑफ आउटपुट से मैं क्वेश्चन करता। तो भैया उन्होंने नेशनल इनकम दे दिया, तुमसे कहा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि इस तरीके के सवाल पेपर में आए, इसकी प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। और फॉर्मूला तो टिप्स पे होना ही चाहिए, चाहे किसी भी चैप्टर को ले लो, फॉर्मूला टिप्स पे नहीं है तो फिर। तो इसलिए खैर फिलहाल तो जितने क्वेश्चन आज हमने प्रैक्टिस करे उन सभी में मैं एक ही चीज कहूंगा कि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट की स्टेटमेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हमारे जो मार्क्स हैं वो बहुत बेटर आएंगे, बहुत 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 बेटर आएंगे। और न्यूमेरिकल्स का रोल
हमेशा से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम बेहतर मार्क्स लेके आए तो ऑब्वियस है उसमें न्यूमेरिकल का रोल तो होना ही है। फिलहाल अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है, मगर जाते जाते कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि अगर आप इस बोर्ड हेल्पलाइन से जुड़े हुए हैं और आप हमारे एस्पायरेशन अकाउंट को यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप इस सॉफ्टवेयर में एंट्री कर सकते हैं और वहां पर आपको बोर्ड हेल्पलाइन का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप उस पर टिक करेंगे तो आपको ई क्लासेस, एग्जाम स्ट्रेटेजी सेशन और सबसे इंपॉर्टेंट टेलीग्राम डाउट सपोर्ट, ये जो आपको सपोर्ट है वो काफी हेल्प आपको करेगा। मॉक पेपर भी मिलेंगे और साथ साथ में डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बजे ये भी आपको मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी सुविधाओं का बेनिफिट्स उठाइए, फायदा उठाइए और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। तो जाते जाते आज की क्लास का थॉट आपको बता के जाते हैं। आज की क्लास का थॉट है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल until it's done। इसका मतलब भैया सभी चीज मुश्किल लगती है जब तक हम उसे करें नहीं। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल मुश्किल लगते हो सकता है थ्योरी मुश्किल लगती हो, ये सब आसान हो जाएगा अगर हम उस पर एफर्ट करें, हम उस पर मन और हिम्मत से काम करें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब जाते जाते बस यही कहूंगा कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएंगे। और जो सैंपल पेपर इस साल का आया है उसके प्रैक्टिस करो, उससे मतलब एक ही सैंपल पेपर नहीं करना, उस जैसे क्वेश्चन ढूंढ के उनको सॉल्व करो, आइडिया लग जाता है। क्योंकि सैंपल पेपर जब आता है तो आइडिया लग जाता है कि पेपर किस तरीके का आने वाला है। तो सैंपल पेपर का बेटर इस्तेमाल करो, उस तरीके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जो आपकी काफी हेल्प करेगा। तो अब आपसे मेरी मुलाकात आने वाले कुछ और सेशंस आपको जानकारी दी जाएगी उसके बारे में, तो जरूर हम आपसे मुलाकात करेंगे और आपके साथ इकोनॉमिक्स का कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे और आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो अब आपसे मुलाकात आने वाले सेशंस में होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।